मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटर के सभी विद्यार्थियों का मास साइंस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम इंटर के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी लेकर आए हैं। और बायोलॉजी में हम क्लास में 9 पाठ तक पढ़ा दिए थे आप लोगों को। और 9 पाठ में 9 पाठ का नाम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो इसमें हमने पशुपालन तक पढ़ाया था, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन और पशुपालन में ये सब हमने लिखवाया था। उसी पाठ का अगला टॉपिक है मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खियों का पालन हम कैसे करते हैं, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। और मधुमक्खियों को पालने से हमारा क्या तात्पर्य होता है, उससे क्या लाभ होता है, किस उद्देश्य से हम पालते हैं, आज इन सभी बातों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मधुमक्खी पालन कहते किसे हैं, यानी कोई पूछे कि मधुमक्खी पालन है क्या, तो इसका हमने 2 परिभाषा आप लोगों को लिखवाया है। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखवाए हैं शहद उत्पादन के लिए। शहद माने मध होता है, यानी मध उत्पादन, शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव, जो मधुमक्खियों का छाता होता है उसका रख रखाव क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। यानी शहद उत्पादन यानी मध उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव, उसका प्रबंधन करना क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, सबसे अच्छा परिभाषा है कि आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण, पैसा कमाने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा उनका प्रबंधन, यानी मधुमक्खियों को पालना, उनकी देख रेख करना क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो आप ये भी याद रखते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा उनका प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। यानी मधुमक्खी पालन से हमें मध प्राप्त होता है, जिसको मधु कहते हैं या मध कहते हैं, और मोम प्राप्त होता है। यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि मधुमक्खियों से हमें शहद यानी मधु तथा मोम प्राप्त होता है। यानी मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य होता है शहद प्राप्त करना, मधु प्राप्त करना या मोम प्राप्त करना। अब मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी सब लोग मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है कि मधुमक्खी पालन के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी यानी ज्ञान होनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं, ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खियों को पालने के लिए हमें विशेष तौर पर किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कौन कौन बात आपको होना चाहिए, ज्ञान दिमाग में रहना चाहिए कि पहला, मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। मधुमक्खियों का कई प्रकार होता है, कोई मधुमक्खी अधिक गुस्सैला होती हैं, कोई गुस्सैला नहीं होती हैं, तो उनके स्वभाव और प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो लिखवाए हैं मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, मधुमक्खियों के छत्तों को, जो छत्ता मधुमक्खी बनाती है, मधुमक्खियों के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए। और विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होता है कि जो छाता हम रखते हैं वह धूप, बरसात, आंधी, तूफान इन सब से सुरक्षित होना चाहिए। तो वहीं लिखवाया गया है मधुमक्खियों के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। तीसरा लिखवाया है मधुमक्खियों को पकड़ना
और उन्हें छतों में रखने का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्ञान है, ये बहुत बड़ी सीख है। ये अगर जिसके पास नहीं रहेगा, मधुमक्खियाँ उनको क्षति पहुंचा सकती है। तो मधुमक्खियों को पकड़ना एक कला है, कैसे उसको पकड़ना है और पकड़ के धीरे से उनके छतों में डाल देना है, ये इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये होना चाहिए। और चौथा, विभिन्न मौसम में छतों का रख रखाव। हम पहले ही बताया है कि सर्दी, गर्मी, बरसात में विभिन्न मौसमों में छतों का रख रखाव होना चाहिए। जो छता बनाते हैं उनका रख रखाव होना चाहिए। और पांचवा है शहद एवं मोम का संग्रहण। जो शहद प्राप्त होगा, जो छत्ता से मोम प्राप्त होगा, उसको प्राप्त करना यानी संग्रहण करना। और संग्रहण करने के बाद उनका रख रखाव यानी भंडारण हम कैसे करेंगे, किस टेम्परेचर पर उनको रखेंगे, तो ये ज्ञान होना चाहिए। तो यानी 5 बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, मधुमक्खियों के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। तीसरा, मधुमक्खियों को पकड़ना और उन्हें छत्तों में रखने का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा, विभिन्न मौसमों में छत्तों का रख रखाव का ज्ञान होना चाहिए। और पांचवा, शहद एवं मोम प्राप्त करने का तरीका, उसका विधि कैसे निकालते हैं शहद को और मोम को कैसे निकालते हैं, उसका तरीका होना चाहिए। और उनका रख रखाव यानी उनका भंडारण हम कैसे करते हैं, इनका ज्ञान होना जरूरी है। तो आप इन्हें चाहें तो नोट कर सकते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि मधुमक्खी पालन क्या है और मधुमक्खी पालन के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज हम लोग अगले वीडियो में यानी कि अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मधुमक्खियों के प्रकार यानी मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती है। ख़ास तौर के भारत में मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 4 प्रकार की होती है। भारत में मधुमक्खियाँ 4 प्रकार की होती हैं। सामने बोर्ड पर लिखे हैं, यहाँ देखिए। मधुमक्खियों का प्रकार, मधुमक्खियाँ 4 प्रकार की होती है। पहला नाम है एपिस सेरना इंडिका। पहला मधुमक्खी का प्रकार है, प्रजाति है मधुमक्खी का एपिस सेरना इंडिका। यह सामान्य भारतीय मधुमक्खी है, यानी ये आपको सामान्य देहात में भी मिल जाएंगी, सामान्य मधुमक्खी है। और दूसरा एपिस डारसाटा। एपिस डारसाटा ये बड़ी आकार की होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है ये, इसलिए इनको भीमकाय भी कहा जाता है। इनका साइज बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इस प्रकार की मधुमक्खी को भीमकाय मधुमक्खी भी कहते हैं। और तीसरा है एपिस फ्लेरिया। एपिस फ्लेरिया जो है बहुत छोटी आकार की होती है, ये भी आपको देहात में या कहीं भी मिल जाती हैं, बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म मधुमक्खी भी कहा जाता है। और चौथा है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ये जो है सबसे अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण से यानी मधुमक्खी का पालन सबसे अधिक इसी का होता है, यानी व्यावसायिक कमाने के व्यू से, आर्थिक लाभ कमाने के व्यू से सबसे अधिक इसी प्रजाति का उपयोग लोग करते हैं और पालते हैं। एपिस मेलिफेरा व्यावसायिक दृष्टिकोण से शहद उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता है, यानी सबसे अधिक शहद उत्पादन इसी प्रजाति से होता है। तो मधुमक्खियों के 4 प्रकार हैं, एपिस सेरना इंडिका, एपिस डारसाटा, एपिस फ्लेरिया और एपिस मेलिफेरा। चारों प्रकार में सबसे बढ़िया यानी सबसे अच्छा प्रजाति चौथा है एपिस मेलिफेरा, जो व्यावसायिक दृष्टि से ही पाली जाती है और इनसे अधिक से अधिक मधु प्राप्त किया जाता है। हाँ, मोम प्राप्त भी इनसे कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक मोम हम लोग ये जो एपिस सेरना इंडिका है जो सबसे फर्स्ट है,
इससे अधिक मोम प्राप्त होता है। मध कम प्राप्त होता है लेकिन इससे मोम ज़्यादा प्राप्त होता है, और इससे मध ज़्यादा प्राप्त होता है। इससे भी मोम हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मोम एपिस सेरना इंडिका से प्राप्त होता है। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब आइए हम लोग मछली पालन, मत्स्यिकी, अगला टॉपिक है मछली पालन या मत्स्यिकी। तो मत्स्यिकी या मछली पालन किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल परिभाषा है कि समुद्र का एक छोटा सा भाग, या तो समुद्र का एक भाग या झील या नदी जहाँ मछलियाँ तथा उनके जैसा जलीय खाद्य पदार्थ पकड़े जाते हैं, मत्स्यिकी कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए, समुद्र का एक छोटा सा भाग या झील या नदी, लिखवाया है यहाँ पर झील या नदी या उनके जैसा अन्य खाद्य पदार्थ पकड़े जाते हैं, उसे मत्स्यिकी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, समुद्र का एक भाग, झील या नदी जहाँ मछलियाँ या तो मछली पकड़ते हैं या उनके जैसा अन्य खाद्य पदार्थ पकड़े जाते हैं, मत्स्यिकी कहलाते हैं। जैसे झींगा जो होता है, तो झींगा जो है वह मछली की श्रेणी में नहीं आता है, वह अन्य खाद्य पदार्थ में आता है। अब देखिए, नोट में लिखिए, याद रखिएगा कि मछली उत्पादन में भारत का पूरा विश्व में 7वां स्थान है। मछली के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। और नोट नंबर 2, मछली जो होती है, देखिए मछली जो है अलवणीय जल यानी मीठा जल या मृदु जल, अलवणीय जल या उसको मीठा जल कहते हैं या मृदु जल, तथा लवणीय जल या उसको खारा जल भी कहा जाता है। लवणीय जल में भी पाई जाती है, यानी मछली दोनों में पाई जाती है, मीठा जल में भी पाई जाती है और खारा जल में भी पाई जाती है। तो यहाँ लिखवा दिया है, मछलियाँ अलवणीय जल या मृदु जल तथा लवणीय जल या कठोर जल दोनों में पाई जाती है। जैसे अलवणीय जल में रोहू, कतला, सिंही, टेंगरा, मांगुर, सुहिया, गरई पाई जाती है, और लवणीय जल में व्हेल मछली, शार्क, रिमोरा, बरारी इत्यादि पाई जाती है। तो ये नोट में हम लिखवा दिए हैं कि लवणीय में कौन कौन सी मछली पाई जाती है, और लवणीय जल में कौन कौन सी पाई जाती है, और मछली उत्पादन का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। हो सके ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग एक नया टॉपिक है, पादप प्रजनन। पादप प्रजनन नया टॉपिक है, पादप प्रजनन। तो यहाँ लिखवाए हैं कि पौधों में प्रजनन की वह विधि, पौधों में प्रजनन की वह विधि जिसमें फसलों की नई तथा उन्नत गुणवत्ता वाली किस्मों को विकसित किया जाता है, उसे पादप प्रजनन कहते हैं। यानी पौधों में प्रजनन की वह विधि जिसमें फसलों की नई किस्में और उनमें उन्नत गुणवत्ता हो, यानी अधिक उपज क्षमता हो, विकसित की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पादप प्रजनन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पौधों में पौधों में प्रजनन की वह विधि जिसमें फसलों की नई तथा उन्नत गुणवत्ता वाली किस्मों को विकसित किया जाता है, उसे पादप प्रजनन कहते हैं। अब पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य निम्न यहाँ पर लिखा है, 5 ठो होता है। पहला, उन्नत गुणवत्ता वाली किस्मों को तैयार करना, माने अच्छा किस्म तैयार करना। दूसरा है रोग प्रतिरोधी किस्में तैयार करना, यानी वैसा फसल तैयार करना जो रोग से लड़े। और तीसरा है अत्यधिक ताप, सूखा तथा लवण को सहन करे, यानी वैसा फसल तैयार करना जो ज़्यादा गर्मी को सहन करे
लवण को सहन करे और सूखा को सहन करे, यानी पानी नहीं भी मिले तो हो जाए। अच्छा, चौथा है जितने भी रोग फैलाते हैं, जो रोगाणु होते हैं जो पौधों में रोग फैलाते हैं, उनसे उनमें लड़ने की क्षमता हो। वहीं लिखवाए हैं पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, यानी जो रोगाणु होते हैं, पीड़क होते हैं, उनके प्रति अधिक मजबूत होना। और पांचवा है किसी विशेष जलवायु के लिए तैयार करना। कोई भी मौसम हो, चाहे वो ठंडा का मौसम हो या वो गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, सभी मौसम को वह झेल सके वैसा फसल तैयार करना। अब आइए पादप प्रजनन के मुख्य चरण, यानी कितने स्टेप में ये ख़त्म होता है, तो 5 स्टेप है। पहला है जनन द्रव्य संग्रहण, दूसरा है जनकों का मूल्यांकन, तीसरा है जनकों का चयन, और चौथा है श्रेष्ठ चयन, और पांचवा है परीक्षण। तो इस तरह जीव विज्ञान में हमने आप लोगों को मधुमक्खी पालन बताया, मछली पालन बताया, और पादप प्रजनन क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उसका मुख्य स्टेप क्या है, आज हमने आप लोगों को बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको याद कीजिएगा और अगले वीडियो में है हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो जीव विज्ञान का जो हो सकता है ये चैप्टर ही अब समाप्त हो गया हो, थोड़ा सा और इसमें है, एक दिन का और वीडियो डालेंगे तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आज बस इतना ही पढ़ाकर हम बंद करते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वे लोग कम से कम देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।